कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है ना? वो एक बहुत महंगा और बड़ा पुल बना रहा है। अब एक दिन कोई उससे आके पूछे कि भाई ये पुल कितना वजन सहेगा, इसकी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस क्या है? और वो इंजीनियर क्या जवाब दे? वो कहे कि मैंने कोई कैलकुलेशन या मैथ्स तो नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि ये पुल टिक जाएगा। अरे बाप रे, ऐसे पुल पर तो कोई भी चलना पसंद नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल, कोई भी नहीं जाएगा। तो फिर एक अजीब बात यह है कि जब बात हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स की आती है, जहां लोगों की खून पसीने की कमाई और पूरी जिंदगी की बचत लगी होती है, वहां लोग अचानक से ये गणित और डेटा भूल क्यों जाते हैं? हाँ, ये बहुत ही आम बात है ना? मतलब ज्यादातर लोग अपना पूरा कैपिटल सिर्फ इस बुनियाद पर दांव पर लगा देते हैं कि उन्हें लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस स्रोत भी हैं। सही कहा। हमारे पास ग्रूव की एल्गोरिथम ट्रेनिंग गाइड है, अर्नेस्ट चैन की क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग पर रिसर्च है, और साथ ही IJIET का एक बहुत ही दिलचस्प एकेडमिक पेपर है। इसके अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर DK सिन्हा का पूरा डेटा भी है। हाँ, तो इन सबको मिलाकर आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग और कुछ सख्त नियमों का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग से इंसानी भावनाओं और उन गलतियों को पूरी तरह हटा सकते हैं। देखिए, इस विषय की शुरुआत ही इंसानी दिमाग के एक बहुत बड़े फ्लॉ से होती है, मतलब एक तरह की डिजाइन की गड़बड़ी। अच्छा, वो कैसे? DK सिन्हा के साइकोलॉजी डेटा में एक जन्मदिन की पार्टी की कहानी का जिक्र है। ये कहानी इस पूरी समस्या को बहुत अच्छे से समझा देती है। उस पार्टी में दो तरह के ट्रेडर्स के बीच बातचीत चल रही है। ओके। पहले हैं मिस्टर लगता है। उनका मानना है कि कल मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा क्योंकि उन्हें मार्केट बहुत ओवरबॉट लग रहा है। मतलब कोई डेटा नहीं उनके पास? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक गट फीलिंग है। और दूसरी तरफ है मिस्टर सिस्टम। वो अपना EOD यानी एंड ऑफ डे डेटा देखते हैं और फिर चुपचाप फैसला करते हैं कि उनका जो मैथमेटिकल सिस्टम है ना, वो कल के लिए कोई ट्रेड सेटअप नहीं दे रहा है। तो वो ट्रेड नहीं करेंगे? हाँ, वो तय करते हैं कि वो अगले दिन अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन ऑन ही नहीं करेंगे। और इस कहानी का अगला दिन तो बहुत ही ध्यान देने लायक है। मतलब अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो मिस्टर लगता का अकाउंट पूरी तरह साफ हो जाता है। उनकी वो गट फीलिंग उन्हें बहुत बड़ा धोखा दे देती है। बिल्कुल। जबकि मिस्टर सिस्टम आराम से अपनी पूंजी बचा लेते हैं। और DK सिन्हा के डेटा के अनुसार ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हाँ, ये रोज होता है लोगों के साथ। मार्केट में हर रोज लाखों लोगों के साथ यही हो रहा है। और इसके पीछे जो एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है ना, उसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। असल में इंसान का दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। तो ये लॉस अवर्जन का विज्ञान आखिर काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प है। एवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग खतरे या नुकसान को ज्यादा सीरियसली लेने के लिए डिजाइन हुआ है। मतलब एक आम इंसान को 1000 रुपए गंवाने का जो दुख या स्ट्रेस होता है ना, वो 1000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल, वो बहुत गहरा और तकलीफदेह होता है। तो होता ये है कि जब किसी ट्रेडर का कोई दाव गलत पड़ने लगता है और स्क्रीन पर लाल रंग में नुकसान दिखता है, तो उसका लॉजिकल दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। हाँ, पैनिक हो जाता है इंसान। सही बात है। और वो उस नुकसान वाले ट्रेड को सिर्फ इस उम्मीद में होल्ड करके रखता है कि शायद कुछ चमत्कार होगा और मार्केट वापस घूम जाएगा। लेकिन जब उसे थोड़ा सा भी मुनाफा हो रहा होता है तब वही लॉस अवर्जन का डर वापस आ जाता है। जब उसकी स्ट्रैटेजी सही साबित होती है और थोड़ा मुनाफा दिखता है, तो उसे डर लगता है कि कहीं ये आया हुआ पैसा मार्केट वापस ना छीन ले, तो वो जल्दी से ट्रेड काट देता है। यही वजह है कि सुनने वालों ने भी गौर किया होगा कि रिटेल ट्रेडर्स अपने नुकसान को लंबा खींचते हैं और मुनाफे को बहुत जल्दी काट देते हैं। एकदम सही। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मतलब अगर ट्रेडिंग में इंट्यूशन या गट फीलिंग इतनी ही खतरनाक है, तो क्या उस इंसान का तजुर्बा भी बेकार है जो पिछले 20 साल से मार्केट देख रहा है? क्या इंट्यूशन पूरी तरह से कचरा है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। देखिए, एक अनुभवी ट्रेडर जिसने हजारों घंटे मार्केट के चार्ट्स देखे हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड उस डेटा को प्रोसेस करके एक पैटर्न बना लेता है। अच्छा, मतलब उसका दिमाग बैकग्राउंड में मैथ कर रहा है। हाँ, उनके लिए इंट्यूशन थोड़ी बहुत काम कर सकती है, पर समस्या तब आती है जब नए लोग इस इंट्यूशन की नकल करने की कोशिश करते हैं, वो भी बिना उस सालों के डेटा प्रोसेसिंग के। ये तो बहुत खतरनाक है नए लोगों के लिए। बिल्कुल।
इसलिए इन भावनाओं और लॉस अवर्जन के जार से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। फैसला लेने की ये जो ताकत है ना, इसे इंसान के हाथ से छीन कर एक ऐसी मशीन को दे देना चाहिए जो डरती नहीं है। जो ना डरती है ना उम्मीद करती है। हाँ, और जो नुकसान देखकर पैनिक भी नहीं होती। और यहीं पर मैकेनिकल सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। ग्रोव के स्रोत बताते हैं कि इस काम के लिए आजकल पाइथन रिटेल ट्रेडर्स के लिए सबसे पसंदीदा भाषा बन चुकी है। तो पाइथन ही क्यों? मतलब और भी तो तरीके होंगे। पाइथन की लोकप्रियता का कारण सिर्फ इसका आसान होना नहीं है, बल्कि इसकी ताकत है। मतलब अगर आपको लाखों रोज का फाइनेंशियल डेटा प्रोसेस करना हो तो एक्सेल तो क्रैश हो जाएगा। हाँ, एक्सेल तो पक्का हैंग हो जाएगा। पर पाइथन की पंडाज और नंपाई जैसी लाइब्रेरीज इस डेटा को कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कर लेती हैं और टीएलइब का इस्तेमाल करके कोई भी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंडिकेटर बस कुछ ही लाइंस के कोड में बनाया जा सकता है। और शायद सबसे अहम बात यह है कि पाइथन अलग-अलग ब्रोकर्स के एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है ना? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका कोड सीधे ब्रोकर के सर्वर को खरीदने या बेचने का ऑर्डर भेज सकता है, किसी भी इंसानी दखल के बिना। तो ग्रो की उस गाइड में इस सिस्टम को बनाने के लिए कुछ बुनियादी कदम भी बताए गए हैं। कुल 6 कदम है ना? हाँ, पहला कदम है अपना कोडिंग एनवायरनमेंट सेट करना। दूसरा, ट्रेडिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को गणित के जरिए समझना। और तीसरा है अपनी पहली साधारण रणनीति बनाना, जैसे कि एक 50 दिन और 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये तो काफी क्लासिक स्ट्रैटेजी है। जब छोटा ट्रेंड बड़े ट्रेंड को क्रॉस करता है तो एक सिग्नल जनरेट होता है। सही कहा। इसके बाद चौथा कदम बैक टेस्टिंग है, मतलब पुराने डेटा पर इस स्ट्रैटेजी को चलाकर देखना कि ये काम करती भी है या नहीं। पांचवा कदम है एपीआई के जरिए इस कोड को लाइव मार्केट में उतारना। और छठा कदम जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है वो है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब एक एल्गोरिथम कभी इस उम्मीद में नहीं बैठता कि चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। उसमें पहले से कोड किया होता है कि जैसे ही कैपिटल का 2% का नुकसान हुआ, सारी पोजीशंस तुरंत कट जाएंगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और इसी रिस्क मैनेजमेंट पर ना अर्नेस्ट चान की किताब क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग से एक नियम मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा? वो कहते हैं कि ट्रेडिंग को हमेशा एक छोटे व्यवसाय की तरह शुरू करना चाहिए, कम पूंजी के साथ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नियम उन्होंने बताया, जिसे पत्थर की लकीर मानना चाहिए, वो है मैनुअल ओवरराइड से बचना। ये बहुत बड़ी बात है ना? मतलब अगर एल्गोरिथम ने कोई ट्रेड लिया है और ट्रेडर स्क्रीन देखकर पैनिक हो रहा है कि अरे नहीं, मुझे लगता है मार्केट और गिरेगा, मैं इसे मैनुअली एग्जिट कर देता हूं, तो उसने तो पूरे सिस्टम का ही खून कर दिया। हाँ, सिस्टम के काम में इंसानी दखलंदाजी हमेशा परफॉर्मेंस को खराब ही करती है। ना मैं थोड़ा पीछे धकेलना चाहूंगा। मतलब एक सवाल है जो शायद कई सुनने वालों की दिमाग में भी आ रहा होगा। पूछिए। अगर पाइथन सीखना इतना ही आसान है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जैसी ये रणनीतियां सबके लिए आसानी से उपलब्ध हैं, तो फिर हर कोई रातों रात मुनाफा क्यों नहीं कमा रहा? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मतलब ये बहुत ज्यादा साधारण नहीं लग रहा क्या? तो मुनाफा आखिर जा कहाँ रहा है? देखिए, ये जो इल्यूजन या भ्रम है ना, ये उस मैकेनिकल सेटअप का नहीं है, बल्कि ये बैक टेस्टिंग का भ्रम है। बैक टेस्टिंग का भ्रम? वो कैसे? क्योंकि साधारण रणनीतियां कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं। लोग जब पुराने डेटा पर अपनी रणनीति को टेस्ट करते हैं तो असल में वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। अच्छा। अर्नेस्ट चैन की रिसर्च इस पर बहुत गहरी रोशनी डालती है। उनका कहना है कि बैक टेस्टिंग कोई गेम या सिमुलेशन नहीं है, ये असली ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है। लेकिन इसके अंदर 3 बहुत बड़े और खतरनाक खतरे छुपे होते हैं। तो वो 3 खतरे कौन से हैं? इनमें से पहला है सर्वाइवरशिप बायस। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई ट्रेडर बैक टेस्टिंग करता है तो वो आमतौर पर आज के निफ्टी 50 या S&P 500 के स्टॉक्स का डेटा डाउनलोड करता है और उस पर अपनी रणनीति टेस्ट करता है। इसमें गलत क्या है? ये तो लॉजिकल लगता है। गड़बड़ी ये है कि आज जो स्टॉक्स उस इंडेक्स में मौजूद हैं वो असल में सर्वाइवर्स हैं। वो बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 20 साल में अच्छा परफॉर्म किया है। ओहो, मतलब जो कंपनियां डूब गईं या डीलिस्ट हो गईं, उनका डेटा तो इसमें है ही नहीं। बिल्कुल, वो डेटा से पूरी तरह हटा दी गई हैं। और अर्नेस्ट चैन ने इसका एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण दिया अपनी रिसर्च में। क्या था वो? उन्होंने 2001-2002 के स्टॉक पिक्स का डेटा लिया। जब उन्होंने बैक टेस्टिंग में सिर्फ उन कंपनियों को रखा जो आज मौजूद है, तो उनकी रणनीति ने 388% का एक बहुत ही शानदार पर अवास्तविक रिटर्न दिखाया। 388%?
ये तो पागलपन है। हाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस डेटा में उन कंपनियों को भी जोड़ दिया जो उस वक्त मौजूद थीं पर बाद में डूब गईं, आपको पता है क्या हुआ? क्या रिटर्न कम हो गया? वो 388% का मुनाफा अचानक 42% के भारी नुकसान में बदल गया। बाप रे, मतलब जो मुनाफे का पहाड़ दिख रहा था वो असल में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा खतरा है डेटा स्नूपिंग बायस। इसे टेक्निकल भाषा में ओवरफिटिंग भी कहते हैं। ये ओवरफिटिंग क्या होती है? अगर कोई स्ट्रैटेजी पुराने डेटा पर ठीक से काम नहीं कर रही होती तो ट्रेडर क्या करता है, वो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लगाना शुरू कर देता है। मतलब सिर्फ मंगलवार को ट्रेड करो या सिर्फ तब ट्रेड करो जब पिछले दिन गैप अप ओपनिंग हुई हो। अच्छा, वो कंडीशन पर कंडीशन लगाता रहता है। हाँ, वो उस ऐतिहासिक डेटा को इतना ज्यादा निचोड़ देता है कि वो रणनीति सिर्फ उस पुराने डेटा पर एकदम फिट बैठ जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी बच्चे को पिछले 5 साल के एग्जाम पेपर्स के जवाब एकदम रटवा दिए जाएं। वो पुराने पेपर्स में तो 100% लाएगा, पर असली एग्जाम में जैसे ही कोई नया सवाल आएगा वो पूरी तरह फेल हो जाएगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। नए और अनसीन डेटा पर ओवरफिटेड मॉडल्स बुरी तरह क्रैश होते हैं। और तीसरा खतरा क्या है? तीसरा है लुक अहेड बायस। ये अक्सर कोडिंग की गलतियों से होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोड सुबह 10 बजे कोई ट्रेड लेने का फैसला कर रहा है, पर वो गलती से उसी दिन की शाम की क्लोजिंग प्राइस या दिन के हाई प्राइस का इस्तेमाल कर लेता है। अरे, पर असली दुनिया में सुबह 10 बजे तो किसी को पता ही नहीं होता कि दिन का हाई क्या बनेगा। सही कहा। पर आपके कोड को भविष्य देखने की आदत पड़ जाती है बैक टेस्टिंग में, और इसीलिए अर्नेस्ट चैन ने एक बहुत सख्त नियम बनाया है। क्या नियम है वो? वो कहते हैं कि अगर कोई रणनीति 30% रिटर्न दिखाती है लेकिन उसका शार्प रेशियो 0.7 है, मतलब 1 से कम है, और उसमें लगातार 2 साल का ड्रॉडाउन रहा है, तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि उस रिटर्न को पाने के लिए हमने कितना जोखिम उठाया। बिल्कुल। और अगर शार्प रेशियो खराब है तो वो रणनीति सिर्फ एक कचरा है। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT को लेकर भी तो एक बहुत बड़ा धोखा होता है ना? हाँ, अगर कोई HFT रणनीति बैक टेस्टिंग में 20% रिटर्न और 2 का शार्प रेशियो दिखा रही है, लेकिन उस ट्रेड को सिर्फ 48 मिनट के लिए ही होल्ड किया जा रहा है, तो उस पर शक करना चाहिए। 100%, क्योंकि असल बाजार में ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स जैसे बिड आस्क स्प्रेड और लिमिट बनाम मार्केट ऑर्डर का जो अंतर होता है वो पूरे मुनाफे को खा जाता है। तो अगर बैकटेस्टिंग के गीट को इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो क्या ये सिर्फ एक जादुई आईना नहीं है? मतलब जो हमें बस वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं? हम इस धोखे से कैसे बचें? इसी धोखे से बचने और मार्केट के ट्रेंड से आज़ाद होने के लिए हमें एडवांस तरीकों की तरफ बढ़ना पड़ता है, जैसे कि सांख्यिकीय मध्यस्थता या जैसे स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज कहते हैं, और मशीन लर्निंग का उपयोग। और इसी पर वो IJET का पेपर बात करता है। उसमें पेयर्स ट्रेडिंग का काफ़ी विस्तार से जिक्र है। बिल्कुल, पेयर्स ट्रेडिंग एक मार्केट न्यूट्रल रणनीति है। मतलब इसमें ट्रेडर को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। तो इसमें करते क्या है? इसमें एक ही सेक्टर के 2 ऐसे स्टॉक्स खोजे जाते हैं जो ऐतिहासिक रूप से एक साथ चलते हैं। मुझे ये पेयर्स ट्रेडिंग ना 2 दोस्तों की तरह लगती है। मतलब कल्पना करें कि 2 दोस्त हैं जो एक बंजी कॉर्ड से बंधे हुए हैं। अच्छा, बंजी कॉर्ड। हाँ, अब वो एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में चल रहे हैं, तो वो कुछ देर के लिए भीड़ की वजह से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, जिसे डेविएशन कहते हैं। लेकिन वो जो बंजी कॉर्ड है ना, जो मीन रिवर्जन है, वो आखिरकार उन्हें वापस एक साथ खींच ही लेगी। तो एक ट्रेडर के रूप में हमारा काम बस उस दूरी को नापना है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है, पर गणित में इस दूरी को नापने के लिए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। IJET पेपर में लीनियर रिग्रेशन के उपयोग की बात की गई है। वो कैसे काम करता है? इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट स्टॉक तय करने के लिए एरर रेशियो निकाला जाता है, पर सिर्फ इतना काफी नहीं है। हमें ये भी पक्का करना होता है कि वो बंजी कॉर्ड असल में मजबूत है या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? स्टेशनैरिटी और ADF टेस्ट के जरिए, मतलब ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। ये तो नाम से ही काफी भारी लग रहा है। हाँ, पर इसका लॉजिक सीधा है। ये टेस्ट देखता है कि क्या 2 स्टॉक्स को इंटीग्रेटेड है या नहीं, मतलब क्या उनका वापस एक साथ आना तय है। पेपर के अनुसार इस टेस्ट की P वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, पेपर में उदाहरण है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक का जोड़ा इस टेस्ट में एकदम सफल रहा,
पर वहीं दूसरी तरफ HDFC और कोटक बैंक का जोड़ा ज्यादा एरर रेशियो के कारण फेल हो गया। ये तो तब हुआ जब हमें पता हो कि किन 2 स्टॉक्स को देखना है, पर बाजार में तो हजारों स्टॉक्स हैं ना, उनमें से ये जोड़े कैसे ढूंढेंगे? यहीं पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एंट्री होती है, जहां मशीन खुद पैटर्न ढूंढती है। इसके लिए PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। PCA क्या करता है? बाजार का डेटा बहुत नॉइजी होता है। PCA इस शोर में से मुख्य रिस्क फैक्टर्स निकाल लेता है, जैसे बाजार का जोखिम या उनका सिंक्रोनाइज्ड उतार चढ़ाव। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी 100 पन्ने की किताब को पढ़कर उसकी 1 पन्ने की समरी बना देना। कमाल है। और फिर DB स्कैन एल्गोरिदम आता है। ये क्या करता है? ये स्टॉक्स के क्लस्टर्स या समूह बनाता है, और इसकी खासियत यह है कि इसमें मशीन को पहले से ये नहीं बताना पड़ता कि कितने क्लस्टर बनाने हैं। वो डेटा की डेंसिटी देखकर खुद तय करता है, और आखिर में इस पूरे डेटा को विजुअलाइज करने के लिए टीसने का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो जब मशीन लर्निंग हमें ये क्लस्टर्स दे देती है तो हम ट्रेड कैसे करते हैं? इसके लिए Z स्कोर नियम का पालन किया जाता है। जब स्प्रेड -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर जाए, मतलब बंजी कॉर्ड बहुत ज्यादा खींच गई है, तो सिस्टम लॉन्ग करता है। और जब वो वापस अपने मीन पर आए? जब वो +1 पर आए तो वो एग्जिट कर लेता है, और अगर स्प्रेड +2 पर चला जाए तो सिस्टम शॉर्ट करता है। पर एक बात बताइए, ये सब सुनकर बहुत लॉजिकल लगता है। पेयर्स ट्रेडिंग हमें ये तो बता देती है कि क्या ट्रेड करना है, पर क्या इन एल्गोरिदम से मिलने वाले हर एक सिग्नल पर पैसा लगा देना चाहिए? क्योंकि अभी हमने बैक टेस्टिंग और डेटा के धोखे की बात की थी। अगर सिस्टम ने गलत सिग्नल दिया तो? बिल्कुल, और एल्गोरिदम ट्रेडिंग की दुनिया में ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेटा लेबलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। मेटा लेबलिंग? हाँ, विकिपीडिया के स्रोतों में मार्कोस लोपेस डी प्राडो के इस काम को विस्तार से समझाया गया है। इसे करेक्टिव AI भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दिशा यानी डायरेक्शन और दांवों के आकार यानी पोजीशन साइज दोनों को अलग-अलग कर देती है। अच्छा, मतलब फैसले के 2 हिस्से हो जाते हैं? बिल्कुल। इसमें एक प्राइमरी मॉडल होता है M1। ये सिर्फ ये बताता है कि ट्रेड -1 होगा, 0 होगा या +1 होगा। मतलब शॉर्ट, न्यूट्रल या लॉन्ग? हाँ, लेकिन इसके बाद आता है सेकेंडरी मॉडल M2। ये M2 क्या करता है? ये एक बाइनरी क्लासिफायर है। ये कोई नया सिग्नल नहीं देता। इसका काम सिर्फ और सिर्फ M1 के सिग्नल को परखना है कि क्या ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। ये फॉल्स पॉजिटिव्स को रोकता है। अरे वाह, ये तो ऐसा हो गया जैसे एक कार में 2 लोग बैठे हैं। कैसे? मतलब एक ड्राइवर है जो हमारा M1 मॉडल है, वो बस ये देख रहा है कि आगे कैसे जाना है, दिशा तय कर रहा है। सही। और एक नेविगेटर है जो हमारा M2 है, वो लगातार उस ड्राइवर के फैसलों पर शक कर रहा है और उसका एक पैर ब्रेक पर रखा हुआ है कि कहीं ड्राइवर गलती न कर दे। एकदम सही एनालॉजी है। और इसी नेविगेटर यानी M2 से मिले कॉन्फिडेंस स्कोर के आधार पर तीसरा चरण काम करता है M3 यानी पोजीशन साइजिंग। मतलब कितना पैसा लगाना है। हाँ, अगर M2 को लगता है कि रिस्क ज्यादा है तो M3 उस ट्रेड में बहुत कम पैसा लगाएगा या बिल्कुल नहीं लगाएगा। पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी तो है। क्या? अगर M2 पर हम जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए और मान लीजिए कि M2 ही गलत डेटा पर ट्रेन हो गया हो, तो क्या वो हमें एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेड से बाहर नहीं कर देगा? मतलब नेविगेटर हमेशा डर कर ब्रेक ही मारता रहेगा? ये हो सकता है, और इसीलिए इसके आर्किटेक्चर में एन्सेम्बल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैगिंग और बूस्टिंग। ये क्या होता है? बैगिंग में हम अलग अलग डेटा सेट पर कई सारे M2 मॉडल्स ट्रेन करते हैं और फिर उनका वोट लेते हैं। और बूस्टिंग में मॉडल उन गलतियों पर फोकस करता है जो उससे पहले हो चुकी हैं, ताकि वो और स्मार्ट हो सकें। हाँ, और इसके साथ प्लैट स्केलिंग का उपयोग होता है। प्लैट स्केलिंग? ये एक कैलिब्रेशन तकनीक है। मतलब ये पक्का करती है कि मॉडल जो प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस दिखा रहा है वो असल दुनिया की संभावनाओं से मेल खाए। ऐसा ना हो कि मॉडल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो मतलब ये पूरा सिस्टम भावनाओं को हटाने के लिए गणित और लेयर्स का एक बहुत तगड़ा जाल है। बिल्कुल। अब अगर इन सारे स्रोतों के ज्ञान को एक जगह समेटना हो तो कोई ट्रेडर इसे लागू कैसे करे? इसके लिए उन 5 स्टेप्स वाले साइंटिफिक फॉर्मूला को संक्षेप में समझना जरूरी है। पहला स्टेप है डीप लर्निंग। मतलब अर्नेस्ट चान और ऋषि नारंग जैसे एक्सपर्ट्स की इनसाइड द ब्लैक बॉक्स जैसी किताबें पढ़ना। बिना पढ़े तो बाजार में कुछ नहीं होने वाला। एकदम सही। दूसरा है ऐतिहासिक डेटा को पढ़ना, कम से कम 100 चार्ट्स का रोज अभ्यास करना। और तीसरा
तीसरा है एक कॉन्फ्लुएंस सिस्टम बनाना, जहां कई सारे सिग्नल्स एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों। चौथा है पेपर ट्रेडिंग करना, वो भी एक सख्त ट्रेडिंग जर्नल के साथ। और आखिरी कदम? वही है जो हमने शुरुआत में बात की थी, बहुत ही छोटी पूंजी के साथ शुरुआत करना। हाँ बिल्कुल, एक छोटे व्यवसाय की तरह।